प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर से जुड़ी हुई और भी बातें, जैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि वेक्टर नाम का शख्स आखिर हमारे जीवन में आया है, आखिर वेक्टर फिजिक्स की दुनिया में कहाँ से आया। इसको समझने के लिए मैं एक पहले आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। तो सवाल ये है, एक फील्ड है मेरे पास, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगुलर फील्ड मान लीजिए ये ABCD है और इस पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो आदमी, एक पॉइंट P पे एक आदमी खड़ा है, वो आदमी क्या करता है? वो आदमी फर्स्ट स्टेप में क्या करता है? वो 5 मीटर चलता है। जो पहला स्टेप में वो 5 मीटर चलता है और फिर दूसरा स्टेप में वो 12 मीटर चलता है। ठीक है, तो समझिए इस बात को ध्यान से कि यहाँ पे एक आदमी खड़ा है P और ये पहले 5 मीटर चलता है और दूसरे स्टेप में ये 12 मीटर चलता है। ठीक है, तो मेरा सवाल है कि ये अब पॉइंट P से कितने दूर पे खड़ा होगा, या जो भी आदमी है ये इस पॉइंट P से कितने दूर पे खड़ा है। तो आप में से कोई बोलेगा कि 5 मीटर और 12 मीटर, वो कितना चले जाएगा? 17 मीटर चला जाएगा। आइए उसको केस से समझते हैं, अलग अलग केस से। जैसे यहाँ पे मान लीजिए इसी फिगर को यहाँ मैं फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पॉइंट P है, ये आदमी है। आप बोलेंगे कि ये 5 मीटर इधर जाएगा और फिर 12 मीटर इस दिशा में जाएगा। इसको हम लोग केस 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? केस 1। यहाँ 5 मीटर 12 मीटर, तो आप बोलेंगे ये टोटल कितना गया यहाँ से यहाँ? टोटल पॉइंट P से कितने दूर पे है ये? 17 मीटर में। ठीक है, ये मेरा केस 1। इस केस में अभी कितना चला? 5 मीटर और 12 मीटर। तो आप में से कोई दूसरा बच्चा ऐसा बोलेगा, सर आप ऐसा क्यों मान रहे हैं? आप यहाँ पे P को यहाँ है 5 मीटर इधर चला लो आप, और 12 मीटर इसको इस डायरेक्शन में चला लो। 12 मीटर ये वर्टिकल चला गया यहाँ से 90 डिग्री। अभी भी कितना जा रहा है? 5 और 12। तो अब पॉइंट P से कितना दूर पे ये खड़ा है? पॉइंट P से सपोज ये पॉइंट ये X पहुंच गया, तो पॉइंट P से ये कितना दूर पे है? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों को पता है राइट एंगल में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर इज 25, 12 का स्क्वायर 144, जो अंडर रूट 169, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13। तो ये मेरा है केस 2। केस 2 में ये पॉइंट P से कितनी दूरी पर है? 13 मीटर की दूरी पर है। और केस 1 में कितना है? 17 मीटर। तो बोले सर अब दो ही केस क्यों ले रहे हैं, आप कोई और केस ले लीजिए। तो मैं बिल्कुल और एक केस ले रहा हूँ। केस 3 ले लेते हैं, मान के चलिए ये मेरा पॉइंट P हो गया, 5 मीटर इधर गया, और अब 5 मीटर ये आगे नहीं जाके यहाँ से 12 मीटर पीछे की ओर आ गया। मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ, ये देखो, इसी दिशा में यहाँ से 12 मीटर यहाँ से वो चला गया, ये है 12 मीटर। ठीक है, तो अब पॉइंट P से इसका दूरी कितना है? 12 में से 5 चले जाएगा, कितना होगा? 12 में से 5 चलेगा 7 मीटर। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है मेरा? निष्कर्ष जो आ रहा है कि अलग अलग केस में, केस 1 में आ रहा है कितना? 17 मीटर,
केस 2 में मेरा आ रहा है 13 मीटर। केस 3 में आ रहा है कितना, 7 मीटर। तो पॉइंट पी से ये आदमी कितने दूरी पर है, तो अलग अलग केस में अलग अलग आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सब सारे केस में क्या है, ये 5 मीटर पहले जा रहा है और दूसरे बार में फिर 12 मीटर जा रहा है। तो हर केस में अलग अलग मेरा आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बात, जो पूरी बात बोली गई थी, जो क्वेश्चन में पहले जो बात बोला गया है कि 5 मीटर ये जा रहा है, और दूसरा जो बोला गया कि 12 मीटर जा रहा है, ये बात ही पूरी बात नहीं है। पूरी बात नहीं है, ये पूरी बात जो नहीं बोली गई है। क्योंकि 5 मीटर और 12 मीटर सिर्फ बता देने से ये बात को नहीं बताया जा सकता कि ये पॉइंट पी से कितने दूरी पर है। ये देख रहे हैं, ये जो इनिशियल में जो बात बताई गई आपको, ये 5 मीटर और 12 मीटर, ये पूरी बात नहीं है। ये पूरी बात बताने के लिए क्या बताना होगा, डायरेक्शन बताना होगा कि किस डायरेक्शन में 5 मीटर गया है और 12 मीटर किस डायरेक्शन में गया है। और डायरेक्शन हम जब बताते हैं तो उस जगह क्या आता है, जब किसी चीज में डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो वहां पर वेक्टर की बात शुरू हो जाती है। इस बात को अच्छे समझ लीजिए कि जब भी हम डायरेक्शन को बताने लगे किसी चीज के साथ, जब कोई भी क्वांटिटी बताते समय हम डायरेक्शन भी बताने लगे तो समझिए वहां पे वेक्टर चालू होता है, वहीं से वेक्टर चालू होता है। तो ये बात को बताने के लिए हमें इसमें डायरेक्शन बताना होगा। जैसे कोई मुझे कह दे कि ये 5 मीटर ईस्ट की ओर गया और 12 मीटर नॉर्थ की ओर गया, तब मैं बता पाऊंगा कि पॉइंट पी से ये कितने दूरी पर है। जैसे इस केस में देखिए 5 मीटर किधर गया, ईस्ट में गया, और 12 मीटर नॉर्थ में गया, तो मैं बता पाऊंगा कि एच से 13 मीटर है। तो ये पूरी बात है, पूरी बात बताई जाएगी तो मैं बता पाऊंगा। इस तरीके से मेरा जो पहला केस है, इसमें 5 मीटर ईस्ट जा रहा है और 12 मीटर फिर ईस्ट जा रहा है। तो जब डायरेक्शन दिया रहेगा तो आप पूरी बात बता पाएंगे। और जब लेंथ के साथ हम लोग, जब डिस्टेंस के साथ जब हम लोग डायरेक्शन देते हैं तो उसी केस में हमारा क्या कहलाता है, ये इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको बोला, इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। किसमें, फिजिक्स में। पूरी बात बताने के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ चीज़ों में बताना पड़ता है, और जिन चीज़ों को बताने के लिए डायरेक्शन यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उन्हीं क्वांटिटीज को वेक्टर बोला जाता है। उन्हीं क्वांटिटीज को वेक्टर बोला जाता है जब हम जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताने लगे। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएं, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएं। जैसे 5 मीटर ईस्ट गया, 12 मीटर नॉर्थ गया, तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन। तो इसमें जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन यूज होता है तब वहाँ पे वेक्टर की बात शुरू होती है। इतना बात समझिए। जैसे और एक मैं आपको, और एक तरीके से आपको मैं ये फील करना चाह रहा हूँ डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब समझने की कोशिश करिए। जैसे एक ब्लॉक मास है मैं, ठीक है, और इस मास को मैं इस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ। ये मेरा पॉइंट एक्स है, ठीक है। तो इस मास को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, तो आप बोलेंगे सर फोर्स लगाइए, तो फोर्स किधर लगाऊंगा, मान लिया मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो क्या ये संभव है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को यहाँ लाया जाए, ये तो संभव नहीं है। इधर फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट इधर ऊपर इधर चले जाएगा ऊपर की ओर। तो मुझे फोर्स क्या करना होगा, एक डायरेक्शन में लगाना होगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। इस डायरेक्शन क्या है, लेट से इस डायरेक्शन का नाम हम लोग ईस्ट बोल देते हैं, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तभी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा। तो फोर्स सिर्फ लगाने से नहीं होगा, फोर्स
एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना होगा। तो फोर्स कैसा मेरा हो गया, फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो उन सब चीज़ों मतलब उन सब क्वांटिटी फिजिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, तो उन्हीं सब क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये है मेन इंपॉर्टेंट बात। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक बार मैं आपको और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, जब बारिश होता है, आपने देखा होगा, बारिश में हम लोग क्या छाता यूज करते हैं, मुझे ऊपर से बारिश हो रहा है ऐसे, ठीक है, और आप यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, उसके पास क्या है, एक छाता, छाता कोई ऐसे रखा है, ये है छाता, ये है मेरा छाता, बारिश ऐसे हो रहा है तो भीगेगा नहीं। जब ये मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से ही बारिश हो रही है, अब हवा चला, बारिश क्या हुआ, बारिश ने अपनी दिशा बदल दी, अब बारिश ऐसे आ रहा है, लड़का यहाँ खड़ा है, तो अब तो ये तो भीग जाएगा ना, तो उसको क्या होगा, छाता का डायरेक्शन बदलना होगा, छाता का डायरेक्शन ऐसे रखना होगा, तब ये बच पाएगा। अभी भी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड से ही है, बट अभी डायरेक्शन बदल गया है, तो छाता का डायरेक्शन भी बदलना होता है। तो स्पीड जो वेलोसिटी है मेरा, ये भी कैसा है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग आइए पढ़ते कि एक्चुअली इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो वेक्टर का डिफिनेशन हम लोग, जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन होता है, तो उसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वेक्टर का डिफिनेशन ये है, वेक्टर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंड ओबेज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इक्विवेलेंटली द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, इसको मैं आगे बताऊंगा, और ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है यही बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसके बाद भी वो वेक्टर नहीं कहलाता है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता है। जैसे कि हमारा जो करंट होता है, करंट में भी हम लोग कभी कभी डायरेक्शन दिखाते हैं, बट वो वेक्टर नहीं है, वो क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे कि मास हो गया, आपका डेंसिटी हो गया, उसमें कोई डायरेक्शन की बात वहाँ पर कोई मतलब इसका कोई मायने नहीं है, तो इसीलिए वो स्केलर कहलाते हैं। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप लोग आगे पढ़ेंगे। फिर स्केलर क्वांटिटीज क्या है हमारे, जैसे मास है, एनर्जी है, पावर है, वर्क डन है, करंट है, टेम्परेचर, पोटेंशियल डिफरेंस, डेंसिटी, ये सब हमारे स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं।